तो दोस्तों कल ही की बात है जब हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि देखिए टर्की का हृदय परिवर्तन हुआ है। दरअसल दुनिया का कोई भी देश अगर मुसीबत में हो तो भारत पहले अपनी सेवाएं लेकर उस देश में पहुंच जाता है। भारत ये कभी नहीं देखता कि इस देश का पास्ट में हमसे कैसा रिलेशनशिप रहा है, इसने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है, इस तरह की चीजों को सोचे बिना भारत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। तभी हम लोगों ने देखा कि जब टर्की के अंदर एक बहुत ही भीषण अर्थक्वेक आया था तो भारत अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पर पहुंचने वाले शुरुआती देशों में से एक था। ये सारी चीजें इस समय मोरक्को में चल रही है और इन सब चीजों को लेकर जब टर्की के राष्ट्रपति भारत में थे एर्दोगान, उनसे जब पूछा गया कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर आप क्या विचार करते हैं, तो इन्होंने काफी अच्छे अंदाज में कहा कि देखिए भारत जैसा देश अगर यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता हासिल करता है तो ये बड़े गर्व की बात होगी। और उन्होंने यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए समर्थन दिया और कहा कि 5 परमानेंट सदस्यों के अलावा भी नए सदस्यों को इसमें शामिल करना चाहिए। और ये खबर काफी ज्यादा शॉकिंग थी, इसलिए भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसे जोरों शोरों से कवर किया गया। कारण ये था कि इसी यूएन में कई बार टर्की बेवजह पाकिस्तान के लिए भारत का विरोध कर चुका है, तो इस तरह के बयान आना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों 24 घंटे भी नहीं हुए कि टर्की द्वारा अपनी औकात दिखा दी गई है और जो भारतीय लोग टर्की के बारे में और स्पेशली टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। उनके बारे में जो विश्वास था हमें उसके ही अनुरूप उन्होंने इस बार काम किया है और भारत में हुए G20 के अंदर जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसका इन्होंने विरोध कर दिया। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं कि किस बात का विरोध किया है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कई सारे देशों के साथ एक MOU साइन हुआ है G20 समिट में, जिसके तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो कि स्पेशली ट्रांसपोर्ट के काम आने वाला है और इसे नाम दिया गया है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम सभी जानते हैं कि ये भारत से शुरू होगा, उसके बाद मिडिल ईस्ट पहुंचेगा जहां पर कई सारे देशों को कवर करते हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल जैसे देश आएंगे। उसके बाद ये सीधा पहुंच जाएगा ग्रीस और ग्रीस के बाद ये यूरोप में पहुंच जाएगा और फ्रांस तक की यात्रा ये कॉरिडोर करने जा रहा है। अब ये बात तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के कॉरिडोर को और ये जो रेल सेवा शुरू की जा रही है भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक, ये प्लानिंग कोई आज की नहीं है। आज इसे फाइनल रूप जरूर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर सजेशंस और इसको लेकर जो सारी प्लानिंग थी ये I2U2 के दौरान ही कर ली गई थी, यानी जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE शामिल हैं। उस I2U2 संगठन की जब पहली बार मीटिंग हुई थी उसी दौरान इसे सुझाया गया था। ये न केवल व्यापार को कई गुना बढ़ा देगा बल्कि मिडिल ईस्ट के कई और सारे देश हैं जिनके साथ इजराइल की अभी तक पीस डील एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो वहां पर भी एक सूत्र का काम करेगा ये कॉरिडोर, जिसमें सऊदी अरेबिया को हम ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें G20 में फाइनलाइज कर दी जाएगी, MOU साइन वगैरह हो जाएंगे। इस तरह की बातें भारत को पता थी क्योंकि फील्डिंग पहले ही कर रखी थी भारत अमेरिका ने। भारत ने अपने NSA अजीत डोभाल साहब, तो अमेरिका द्वारा भी अपने NSA जैक सुलिवन को एक बार सऊदी अरेबिया भेजा था और वहां पर इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल में डिस्कशन कर लिए गए थे। यही सारे कारण है कि भारत ने पहले इजराइल में एक पोर्ट हायर किया, भारत की अडानी ग्रुप द्वारा इजराइल का हाइपा पोर्ट अक्वायर किया गया है, हम सभी जानते हैं। और उसके बाद रिसेंटली खबरें निकल कर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली ग्रीस की यात्रा पर गए हैं और ग्रीस जाने के पीछे उनकी जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं उनमें से एक ये भी है कि भारत ग्रीस के बीच में नेवल पोर्ट्स को लेकर कोई ना कोई डील हो जाए। ये पोर्ट इसीलिए एक्वायर किए जा रहे हैं ताकि गेटवे मिल जाए यूरोप के लिए भारत को और इसी प्रोजेक्ट से उनको लिंक कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली सारी तैयारियां पहले से थी, सभी को इसके बारे में जानकारी थी। फाइनल प्रारूप उसे इसी G20 में दिया गया। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इसी को लेकर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि टर्की के बिना इस तरह के प्रोजेक्ट आप ला ही नहीं सकते। जी हाँ, उनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो टर्की भी बहुत ज्यादा काम करता है, टर्की का भी अपना एक व्यावसायिक क्षेत्र है। ऐसी परिस्थिति में जहां पर आप भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, इन सभी देशों को अपने साथ जोड़कर यूरोप तक पहुंच रहे हैं, तो टर्की को क्यों छोड़ रहे हैं? टर्की को बाईपास करने के पीछे क्या कारण है? और अंदर की बात अगर हम लोग जाने तो टर्की को बाईपास किया गया, इससे ज्यादा बुरा उन्हें इस बात का लगा कि ग्रीस को शामिल कर लिया, क्योंकि ग्रीस में अब इन फ्यूचर इसी कॉरिडोर के माध्यम से कई सारे देशों की प्रेजेंस बढ़ी। तो टर्की जो ग्रीस के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करता है, उसकी कई सारी टेरिटरीज को अपने नाम करने की कोशिश करता है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और इसी बात की बौखलाहट है
कि एर्दोगान द्वारा इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस कॉरिडोर को विरोध करने का जब कारण उनसे पूछा गया तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए, इस कॉरिडोर के चलते कई सारे देश अपना ट्रेड बढ़ाकर क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे। यानी भारत हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई हो गया, अमेरिका हो गया या फिर इजराइल वगैरह हो गया, ये सभी ट्रेड करने के बहाने इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं इन सभी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे, जो कि टर्की के लिए सही नहीं है। तो यही कारण है कि टर्की द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेम समय पर टर्की एक दूसरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समर्थन करता है, जिससे नाम दिया गया है इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। दरअसल ये भी एक तरह का ट्रेड कॉरिडोर है जो कि सड़क के माध्यम से चलता है, जो कि गल्फ को टर्की और यूरोप से जोड़ता है। इसमें अगर शामिल देशों की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई शामिल है, कतर है, ईरान है और खुद टर्की है। तो जब आप इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समर्थन करते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप शामिल हैं और उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जब आप यूरोप तक पहुंच ही सकते हैं, तो फिर आपको इस कॉरिडोर में क्यों आना है, जो कि भारत से चलकर यूरोप तक जाता है। अल्टीमेटली आपको तो यूरोप तक पहुंचना है, वहां पर व्यवसाय करना है, तो उसके लिए तो आपके पास दूसरे प्रबंध ऑलरेडी हैं। फिर क्यों आप मरे जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए? तो इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है कि इसमें ग्रीस शामिल हुआ है, और चूंकि ग्रीस इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है, इससे ग्रीस का दबदबा क्षेत्र में बढ़ेगा और ग्रीस में दूसरे देशों की प्रेजेंस बढ़ेगी, जो कि टर्की के लिए बिल्कुल भी सहन करने जैसी चीज नहीं है। वैसे इस मुद्दे पर मैं दोस्तों आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या इस प्रोजेक्ट में टर्की को शामिल करना चाहिए या फिर ग्रीस तक ही सीमित रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।